देखिए, आज से हम लोगों का व्याकरण का सीरीज चालू हो रहा है। इस व्याकरण में दो क्लासों को बेनिफिट होगा। एक 10वीं बोर्ड के लिए और दूसरा होगा इंटर वालों के लिए। 10वीं और इंटर दोनों का हिंदी सेम होता है। हिंदी सेम ना होता है, ये कहें हिंदी व्याकरण सेम होता है। तो वर्ग 10 और वर्ग 12वीं के लिए आपका व्याकरण का ये सीरीज शुरू हो रहा है। दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरफ से हम इसमें देखेंगे क्या कि प्रत्येक चैप्टर वाइज हम व्याख्या करेंगे, फिर प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक व्याकरण में। आखिर ये व्याकरण होता क्या है? प्रश्न तो यही उठेगा कि सर व्याकरण क्या होता है। अगर आप साधारण भाषा में बोले तो व्याकरण वह ग्रंथ होगा, वह पुस्तक होगा, वह माध्यम होगा जिसके द्वारा हम चार चीजें, पहला एक पढ़ना सीखते हैं, दूसरा लिखना सीखते हैं, तीसरा बोलना सीखते हैं। जब हम पढ़ना भी सीख ले, लिखना भी सीख ले, बोलना भी सीख ले, उसके बाद हम शुद्ध शुद्ध सुनना भी सीख लेते हैं। तो व्याकरण को केवल इस चार शब्दों के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट में अगर कहे तो सु बो पा ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। वैसा ग्रंथ जिसके द्वारा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हमें शुद्ध शुद्ध आ जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्याकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि सर व्याकरण की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या दोगे? कि व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो जब आप बोलोगे, आवाज जब आपकी निकलेगी, उस आवाज को आप कहोगे ध्वनि, और इसी ध्वनि को व्याकरण में कहा जाता है वर्ण। इसी ध्वनि का नाम होगा वर्ण। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चा अगर जन्म लिया तो उसके मुंह से भी कुछ न कुछ आवाज निकलता है, लेकिन वो बच्चा आराम से ये नहीं कह सकता है दूध देख करके कि मम्मी हमको दूध ही दो। वो बच्चा गुंगराएगा, ओए 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 करेगा, लेकिन वो मांग नहीं सकता। रसगुल्ला देख लिया, बच्चा बोल नहीं सकता रसगुल्ला। थोड़ा बड़ा हुआ, 1-2 साल का हुआ भी, तो रसगुल्ला को बोलेगा तसगुल्ला, पानी को आमी। आवाज उसका बढ़िया से नहीं निकल पाता। आवाज मतलब ध्वनि। तो ध्वनि को या वर्ण को सबसे पहले आप एक क्रम में सजाइएगा और शुद्ध शुद्ध सजाइएगा, तब वो निर्माण करेगा एक शब्द का, और इसी शब्द को एक क्रम में सजा दीजिएगा तो वो बन जाएगा वाक्य। तो व्याकरण की शुरुआत ही होगी ध्वनि से, क्योंकि सबसे पहले आपको बोलना सीखना होगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक आप लिख नहीं पाइएगा। तो बोलने के लिए उच्चारित होगा ध्वनि, और उसी ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। तो पहला भाग जो व्याकरण का होगा वो होगा वर्ण। वर्णों के सार्थक मेल से बनेगा हमारा शब्द, और उन्हीं शब्दों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? वाक्य। तो पहला टॉपिक हमारा होगा व्याकरण का वर्ण। जानते हैं सर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अर्थात ध्वनि। वर्ण का तात्पर्य किससे है? ध्वनि से।
किनको कहेंगे वर्ण? तो वर्ण जो है मूल ध्वनि है, आपके अंदर से निकलेगा, इसको कोई बाहर से बना के देने वाला नहीं। भले आप वातावरण से इसको सीखिएगा, अगर आप ये भी बोले तो ये भी आपका ध्वनि है, ये भी आपका ध्वनि, गाना वगैरह ये भी ध्वनि, ये जितना भी आवाज निकलता है ये सब क्या है? ध्वनि। अब इसी ध्वनि को एक लेखन रूप में हम सजा देते हैं, एक अक्षर में सजा देते, ताकि एक सार्थक शब्द बनाने में हमको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो अगर परिभाषा देखे तो वर्ण या ध्वनि उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आप क्या कहोगे? क, ये पूरा क नहीं, ये पूरा क हो, इस पूरा को भी हम टुकड़ा कर सकते हैं। यहां पर आपको लगाना होगा हलंत, इसका मतलब है ये है आधा क। अगर आप कहोगे सर क ख, तो इसको टुकड़ा किया जा सकता है, क आधा कर दो तो आधा तो बचाना, ख आधा कर दो तो आधा तो ख बचाना। या जैसे अगर आप ग कर दो तो ये ग लिखे, लाठी तो इसका बचा हुआ है। घ अगर लिखोगे तो आधा घ लिखोगे, लाठी तो इसका बचा हुआ है। अगर आप पूरा का पूरा घ लिख दो तो कहोगे नहीं सर इसको तोड़ सकते, कैसे बउआ? ये घ आधा और एगो लाठी जो है सर, दोनों को मिलाएंगे तब ना पूरा बनेगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? हलंत द्वारा, आधा क आधा ख आधा ग आधा घ, इस प्रकार से ये कहलाएगा क्या? वर्ण। तो एक बार में हम याद कर सकते हैं कि सर वर्ण क्या है या ध्वनि क्या है। तो आप कह सकते हैं वर्ण या ध्वनि वह मूल ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। एकदम आसानी से सरल भाषा में इसको याद करेंगे। अब कहानी होगी कि सर अगर ये वर्ण है तो उसका प्रकार भी तो होगा। मेन क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और आप कहानी पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव टाइप में ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है। जब हम इसको पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे तब आपको मजा आएगा और तुरंत में आप जवाब दोगे सर इसका ये उसका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या कहे कि सर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल आप कह दोगे दो। कौन कौन? स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होगा? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को दो कैटेगरी में क्यों बांटा? उच्चारण के आधार पर, केवल और केवल किस आधार पर? उच्चारण। क्योंकि वर्ण मतलब क्या? यहां से निकलने वाला आवाज। एक आवाज वह होगा जो ऑटोमेटिक निकलेगा, किसी की भी सहायता नहीं होगी। जैसे बच्चा सब कुछ भी बोलेगा कोई सहायता कर सकता नहीं। और कुछ वर्ड ऐसा होगा जब आप बोलोगे, शब्द की बात करें, शब्द बनेगा किससे? वर्ण से, जिसको बोलने में भी आपको कठिनाई होगी। यहां पर भी वर्ण उसी प्रकार से होता है कि एक स्वतंत्र निकलेगा और दूसरा को बोलने के लिए आपके जिह्वा को चलाना होगा, दांत को चलाना होगा, आपके अंदर का तालु को चलाना होगा, ओष्ठ को चलाना होगा, तब जाके वो शब्द बनेगा। जैसे एक शब्द बोले बोले हो गया ओ बन गया ओ, बोका की तरह बन गया ई। इसमें कहीं पर भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक निकला। वैसे वर्ण को हम कहते हैं स्वर। यानी कि स्वर वर्ण वह होगा जिसको उच्चारित करने के लिए और किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहा जाएगा कि सर स्वर वर्ण क्या होता है? तो आप कहोगे स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। स्वर वर्णों की संख्या होती कितनी है? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है?
11 और ये भी होता है 2 प्रकार का। आपसे पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो आप कहोगे कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? एक होगा सर मूल स्वर और दूसरा होगा संयुक्त स्वर। बात करें इधर तो एक होगा मूल स्वर और दूसरा क्या होगा? संयुक्त स्वर। मूल स्वर मतलब वो किसी से जुड़कर नहीं बना है, अपने आप बना है। जैसे आप देख लेंगे अ आ हर्षही दुर्गही हर्षहु दुर्गहु ए ओ, ऐसे पढ़ेंगे इसको। गिन लीजिए टोटल कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8। और संयुक्त स्वर में क्या है? इसमें 2 स्वर का मेल है। एक में देखिए ए, क्या क्या मेल है? अ जोड़ ए। दूसरा ओ जोड़ ओ। और तीसरा री, र जोड़ ई। तो ऊपर 8 नीचे कितना? 3 8 3 कितना हुआ? 11। तो आपसे कहा जाए स्वर वर्ण कितने हैं? आप कहोगे 11। क्वेश्चन पूछेगा अंदर से कि मूल स्वर की संख्या कितनी है? ऑप्शन रहेगा 10 11 8 9। तो अधिकतर बच्चा जो बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो स्वर जैसे देखेगा कहेगा 11। नहीं सर, स्वर भी 2 प्रकार, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने? 8। और आपका संयुक्त स्वर कितने? 3। पूछेगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन मार देगा 1 2 3 4। आप क्या मारोगे? 3। कुल मिला के कितना हुआ? 8 3 11। यहां तक हमने समझ लिया। वर्ण 2 प्रकार, उसमें से एक हमने पढ़ा स्वर, और स्वर वर्ण का भी 2 प्रकार, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, और जिनकी संख्या होती कितनी है? 11। अब कहानी होगी व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण, अब ये वर्ण कौन सा होगा? तो इनके अंदर जितने भी वर्ण या ध्वनि आएंगे वो सहायता लेगा। किनका सहायता लेगा? स्वर का। बिना इसके उपस्थिति में वो आने वाला नहीं, मतलब बिना बॉडीगार्ड का ये नहीं आएगा। और ये क्या था? आम आदमी, आम इंसान, इसको बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा वीआईपी टाइप का आदमी, नेता टाइप का आदमी, विधायक, इस सोचता कि कहीं बॉडीगार्ड के बिना जाए तो खतरा हो सकता है, तो बॉडीगार्ड कौन बनेगा? आम इंसान। अब पीछे से बोलेगा फल्ला बाबू की जय, तो व्यंजन बाबू आया है। और बोलेंगे व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता लेंगे? स्वर। अगर आपको कहेगा सर एग्जाम्पल दीजिए, जैसे, तो जैसे में आप बोलोगे क। क्यों बोलोगे? क्योंकि ए जो बना है ना सर, क जोड़ किससे बना है? और से। ख, ये जो बना है ना सर पूरा का पूरा, ख जोड़ किससे? बिना स्वर का इसका उच्चारण नहीं होगा। क अ ख ग। अगर आप पढ़िएगा बढ़िया से उच्चारण कीजिएगा तो लंबा करना होगा। च, तो च छ, स्वर आएगा ही। तो स्वर की सहायता से, यानी कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से की जाती है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब बात यहां पर पुनः होगी कि सर व्यंजन वर्ण होते हैं कितने प्रकार के? स्वर वर्ण हुआ 2 प्रकार के, तो व्यंजन वर्ण भी तो होंगे। तो व्यंजन वर्ण होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला होगा सर स्पर्श व्यंजन, और दूसरा होगा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होगा उष्म व्यंजन। 3 चीजें हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्पर्श जो लिखा हुआ, इसके आगे आप देखोगे अंतस्थ, और इसके बाद है आपका उष्म। 3। तो आप कहोगे सर कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, और उष्म व्यंजन क्या होता है? हमारा जो मुंह है, मुंह का ऊपर वाला भाग देखो, इसको मुंह का छत कहते हैं। मुंह का छत ऊपर वाला, अंदर मुंह का छत।
और इसी मुंह के छत को कहा जाता है तालु। कहानी को समझिएगा, इसी मुंह के छत को क्या कहा जाता है? तालु। वो सारे वर्ण जिनका उच्चारण इसमें सटने के बाद होगा। कौन सटेगा? जीवा। ये अगर आपका छत में सट जाए और सटने के बाद जितना वर्ण का उच्चारण होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। जैसे आप बात करें तो कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन हो गया? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। ये सारा का सारा आपका क्या है? स्पर्श। यानी कि जितना भी वर्ण होगा इसमें जब तक स्पर्श नहीं करेगा थोड़ा ना थोड़ा, तब तक इसका उच्चारण होने वाला क जैसे आप कीजिएगा क हल्का सटेगा, च ये जीवा जाके सटेगा, छ त दांत के अंदर वाला भाग में सटेगा। तो सटा मतलब स्पर्श। अब अगर हल्का स्पर्श हो, हल्का छुए, हल्का, तो उसको हम कहेंगे अंतस्थ। जैसे या देखिए, यो आप बोलिएगा तो ये जो जीवा है आपका तालु को, छत को हल्का छुएगा, कोना किनारा। हल्का, जब आप हल्का सुनिएगा तो वो होगा अंतस्थ। और उसमें क्या होगा? ये कहीं भी नहीं, कहीं भी ये छूने वाला अंदर से निकलेगा। तारो वर्षा मूर्धन सा इनको कैटेगरी बांट दिया है। हल्का जो ज्यादा स्पर्श करे स्पर्श व्यंजन, हल्का स्पर्श करे अंतस्थ व्यंजन, लगभग नहीं स्पर्श करे उसको उसमें व्यंजन। अब बात ये हो गई कि सर स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और सभी में होता है 5 5 5, तो टोटल 25। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? आप बोलोगे कितना सर? 25। इसके बाद आएगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। इसके बाद उष्म व्यंजन, उसमें व्यंजन की संख्या भी होती है 4। ताल वर्ष, मूर्धांश, दांश और ह। अब आपसे कहा जाए कि सर वर्ण टोटल होते कितने हैं? कुल वर्ण और मूल वर्ण। आपने क्या पढ़ा? 11 स्वर। और आपने व्यंजन कितना पढ़ा? तो व्यंजन में आपने पढ़ा 25 जोड़ 4 जोड़ 4, टोटल कितना हुआ? 33। और इधर कितना? 11। 33 11 मिला के कितना हुआ? 44। स्वर और व्यंजन को लगा दिया जाए तो टोटल हुआ कितना? 44। 2 वर्ण और आते हैं जिनको आप कहते हो आयोग वाह, जिसमें आपका होगा अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग 2 जोड़ दो तो टोटल कितना हो गया? 46। तो आपसे कहा जाए कि मूल रूप से वर्ण कितने होते? मूल रूप से मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 46। लेकिन एग्जाम में 46 लिखोगे तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि एग्जाम सीधे कहेगा कि कुल वर्ण कितने होते। कुल वर्ण कितने होते हैं? तो कुल में से 2 वर्ण ऐसा है जिसको अतिरिक्त वर्ण माना गया है। कैसा वर्ण? अतिरिक्त। क्योंकि इसका मतलब भी होता है र, इसका मतलब भी क्या होता है? र। अब पहले से ही
अंतस्थ में कौन है? र है कि नहीं है सर? तो हम लोग कहते हैं ये बड़ी र है, ये अरह है, लेकिन है तो र। तो इनको रखा गया अतिरिक्त में। आपसे पूछा जाएगा एकदम अंदर से घुसा के कि अतिरिक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर 2। और टोटल इधर कितना पड़ा? 46। और 2 क्या है? अतिरिक्त। जोड़ दे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 48। जवाब आपको क्या देना होगा हर हाल में? 48 का। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में या हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप आंख मूंद के मार दोगे कितना? 48। लेकिन मूल रूप से जानकारी के लिए कितने होते हैं? 46। 2 क्या है? अतिरिक्त। हमने रख लिया साइड से। अब आपसे यहां से क्वेश्चन एक एक करके किस प्रकार से पूछेगा आप देखेंगे। सबसे पहला बात पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आप आराम से ऑप्शन आपको देगा 1, 2, 3, 4। आप बोलोगे सर वर्ण 2 प्रकार। फिर क्वेश्चन पूछेगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर ऑप्शन उसी तरह का देगा। आप कहोगे सर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर स्वर की संख्या कितनी होती है। आप कहोगे सर 11। फिर इसी के अंदर से क्वेश्चन निकाल के देगा सर मूल स्वर कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर 8। आपसे पुनः क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर संयुक्त स्वर कितने होते हैं। आप कहोगे 3। देखिए बिल्कुल याद हो जाएगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा सर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे सर व्यंजन की संख्या 3 होती है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें। आपसे कहेगा सर उसमें व्यंजन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर 5, 25 क, च, ट, ठ और त वर्ग। 5, 25। फिर इसके बाद आइएगा अंतस्थ। तो कहेगा सर अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। तो आप कहोगे 4। फिर कहेगा उसमें, तो ये भी क्या है? 4। 25, 4, 29, 4, 33। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है। तो जानते हो जनरली बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है एग्जाम में। क्या वो दिमाग में पढ़ लेता कि टोटल है बउआ 48। कितना है? 48। इसमें से 11 ठो स्वर को घटा दो। 8 में 1 गया, 8 में 1 गया 7, 4 में 1 गया 3। कहता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितना? 37। ऑप्शन में देवो करता 33, 34, इधर दे दिया 37, इधर दे दिया 36। बच्चा 48 में 11 हो गया 37, मार के आ गया 37। सर जी सही हमने बनाया। दिस इज प्रॉब्लम। समझना पड़ेगा कि व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 और स्वर कितने हैं? 11। दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल होगा मात्र 44। 2 आयोग वा को लाया गया है और 2 किसको लाया? अतिरिक्त। तब जाके आप मिलाओगे तो टोटल कितना होगा? 48। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वायु परिक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर। देखेंगे शब्द सर वायु परिक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्ण के प्रकार। अब तक वर्ण के प्रकार हम 2 ही पढ़े थे, व्यंजन और स्वर। अब यहां पर कहेगा कि सर काकल के आधार पर या वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चों या अधिकतर बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब देखिए आप पढ़ेंगे सर काकल या वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा अल्प प्राण और दूसरा होगा महाप्राण। अल्प प्राण यहां पर आपका आधार ही वायु परिक्षेप, जिसमें वायु बिल्कुल अल्प निकलेगा। प्राण आपका खत्म वायु के अभाव में, अंदर से निकलेगा ही नहीं या नाम मात्र का निकलेगा, वो हो गया अल्प। ज्यादा निकले तो महाप्राण। इस वर्ण के उच्चारण में बहुत सारा वर्ण ऐसा होगा जिसमें वायु बिल्कुल निकलेगा ही नहीं, मतलब रास्ता ही बंद कर देगा। जैसे आप बोलेंगे च च च, जैसे बोलेंगे जीवा क्या होगा? आपके ऊपर में सट जाएगा।
और सटने के बाद ऐसा लगेगा वायु अंदर क्या हो गया, रुक गया। अब उसी में बोलोगे ऐसा शब्द जिससे निकलेगा कि पूरा का पूरा अंदर से हल्लक बाहर आ जाएगा, अंदर से पूरा हवा निकल गया। तो वायु के आधार पर इसको बांटा गया है। बस आप आधार को समझ ले कि वायु प्रक्षेप या काकाल के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दो वर्ण होते हैं। अल्प प्राण किनको कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में हाकार, अब कहिएगा सर हाकार क्या है? अंदर से जो हवा है, हवा हा हा हा, इसी को कहेंगे हकार। यही हुआ हकार। आप देखिएगा रात में बहुत सारा आदमी जो सांस लेता है, खर्राटा लेता है, वो खर्राटा कौन चीज के कारण बनता है? सांस के कारण। आप मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए, नाक से सांस लीजिए, कब्बो आपका खर्राटा निकलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारा आदमी क्या करेगा? मुंह से, मुंह खुला हुआ, तो हवा के कारण खर्राटा या यही खर्राटा कहलाएगा हकार। कहीं ज्यादा हकार मतलब समझ जाइए जिसका खूब खर्राटा आ रहा, हवा डायरेक्ट यहां से घुसता है और निकलता, कहीं कोई रोक छेकना है, मतलब वो महाप्राण ले रहा है। और जो नाक से ले रहा धीरे धीरे, मतलब समझ जाइए अल्प प्राण है। लेकिन यहां वर्णों में भी श्वास का जिक्र है कि जिसमें वायु ज्यादा लगे वैसे वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। जिसमें वायु की मात्रा बिल्कुल कम लगे उसे हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। तो यहां कहता हकार की ध्वनि अत्यल्प सुनाई पड़ती है, जो निकलेगा वो बिल्कुल कम, नहीं के बराबर सुनाई देगा। तो उस स्थिति में आप उन्हें अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए सर, सारे के सारे स्वर आएंगे। तो आप कहोगे सर स्वर कितना है? 11। हर सही दुर्गही, हर सहु दीर्घऊ, ए ऐ ओ री, इस प्रकार से आप 11 यहां। इसके अलावा यहां पर देखिए क ग अंग, जो क वर्ग है, ध्यान देंगे क वर्ग का दूसरा और चौथा छोड़ दीजिए। दूसरा और चौथा, क के बाद ख, ख के बाद ग, तो क के बाद ख होना चाहिए। ख है क्या? नहीं। ख के बाद ग है और ग के बाद क्या होना चाहिए? घ। तो दूसरा और चौथा छोड़ दीजिए, जो बचा वो कहां आएगा? अल्प प्राण। उसी तरह देखिए च के बाद छ होना चाहिए, है नहीं। छ के बाद क्या है? ज, ज के बाद क्या होना चाहिए? झ। तो दूसरा और चौथा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ये जो आपका 5 वर्ग होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण को आप अब्सेंट कर दीजिए। जो वर्ण बचा वो किसके अंतर्गत आएगा? अल्प प्राण। और जो दूसरा चौथा वर्ण बचा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण। जैसे क के बाद क्या? ख, ख के बाद ग यहां है, ग के बाद क्या? घ। देखिए ख ग, छ ज, ठ ढ, थ ध, फ भ, ताला वर्ष मूर्धांश स, दान स। हाँ, ये तो आपका इसका हो गया। तो ये य र ल व, य र ल व, 4 एक साथ, तलवर्ष मूर्धांश दान स, हाँ, ये 4 एक साथ। इसका ऊपर वाला का अल्प प्राण लीजिए, नीचे वाला का महाप्राण। तो अब आप ऊपर वाला नीचे वाला, इसमें वायु बिल्कुल कम लगेगा। य र ल व, ताला वर्ष मूर्धांश दंत स, निकलेगा, सांसें निकलेगी। तो इसको आप कहां रखोगे? महाप्राण। तो कुछ भी नहीं सर, आपसे क्वेश्चन केवल पूछेगा कि सर अल्प प्राण कितने होते हैं? तो गिनोगे तुम यहां से 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 15 4 19 और 11 स्वर, 19 11 मिला दिए तो कितना बचा? 30। अल्प प्राण की संख्या कितनी? 30। जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहां लिख दिए इसकी संख्या क्या है? 30। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन सा अल्प प्राण है? सर आपको पूछ देगा निम्न में कौन सा अल्प प्राण है, ऑप्शन में दे देगा ख, घ,
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी में दे देगा ट, और डी ऑप्शन, डी में दे देगा आपको झ। तो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक क्या है? पूरा का पूरा स्वर है अल्पप्राण, उसके अलावा क से लेके प वर्ग तक 5 गो जो वर्ग है उसमें से दूसरा और चौथा छोड़ के सब अल्पप्राण। अब यहां देखे ख, क, ख दूसरा नंबर महाप्राण है, घ, क, ख, क, ख, ग, घ, ओ चौथा, ये भी महाप्राण। अगला देखिए ट, ट पहला, पहला, पहला कौन सा है? अल्पप्राण। पहला कौन है? अल्पप्राण। पहला कौन है? अल्पप्राण। महाप्राण कौन होगा? दूसरा और छ, च, छ, ज, झ चौथा। दूसरा और चौथा, ये भी 2 नंबर पे आ रहा है, ये भी 4 नंबर पर, ये भी 4 नंबर पर, ये कितना पर? 1 पर। बस आपको नंबर याद रखना, जो 2 4 पर आया महाप्राण, और 2 4 छोड़ के जो आया वो कौन प्राण? अल्पप्राण। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन उसी प्रकार से आएगा कि निम्न में कौन महाप्राण है, पूछ देगा सर निम्न में कौन सा महाप्राण है, तो आपको दे देगा, जैसे दे देगा ढ ऑप्शन में, बी में दे देगा आपको ट, सी में दे देगा म, और आपको डी में दे देगा डी में आपको दे देता है यो। तो आप तुरंत में नंबरिंग करोगे, ट, ठ, ड, ढ 4 नंबर। ओहो 4 नंबर, 2 और 4 महाप्राण। ऑप्शन नंबर 8 हो के आ जाइए, 2 या 4, 2 या 4 महाप्राण, इसके अलावा सारा अल्पप्राण। तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछे वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे सर 2। कौन कौन? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण की संख्या कितनी है सर? तो आप कहोगे सर 30। महाप्राण की संख्या कितनी है? तो देख ले कितनी होगी। इसमें से 2 2 हटा दीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। योर लव तालवर्ष्य मूर्धांश दांश में टोटल 8 होते हैं। 8 में से 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 10 4 कितना? 14। ऊपर 30 था, नीचे कितना? 14। टोटल कितना हुआ? 44। कुल वर्ण कितने हैं? 48। जिसमें से मूल वर्ण कितने हैं? 46। जिसमें से 11 आपका क्या है? स्वर, और 33 क्या है? व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को जोड़ दे, यही 33 11 क्या होगा? 44। आयोगवाद साइड से। तो पूरा खेल इसी पर होगा, स्वर और व्यंजन। 33 जोड़ 44, 33 जोड़ 11 बराबर 44। अल्पप्राण 30, तो नीचे क्या होगा? 14। 30 14 कितना? 44। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि अल्पप्राण में कितने वर्ण हैं, आप आसानी से बोलोगे सर 30। महाप्राण में कितने वर्ण हैं, आप आसानी से बोलोगे सर 44, सॉरी 14। अगला टॉपिक, अब वर्ण का एक और आधार, स्वर तंत्री के आधार पर ध्वनियों या वर्णों का वर्गीकरण करें। स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर जो आवाज आएगा, आवाज किसी में आवाज कम आएगा और किसी में आवाज कम आएगा, सॉरी ज्यादा आएगा, किसी में कम और किसी में ज्यादा। उसके आधार पर वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को आप कहोगे घोष या सघोष, और दूसरा को आप कहोगे अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती है तथा वायु धक्का देकर बाहर निकलती है और झंकृति उत्पन्न होती है, घोष ध्वनियां कहलाती है। स्वर तंत्र कौन कौन है? ये देखिए, ओष्ठ है, दांत है, तालु है, कंठ है। ये आपस में अगर मिल जाए तो अंदर से जो हवा है वो हवा जल्दी निकलेगा नहीं, तो उसको क्या करेगा? धक्का देकर। धक्का देने पर क्या होगा? झंझाहट होगा, यानी कि थोड़ा कंपन होगा। उस आधार पर जितने भी वर्ण का उच्चारण होगा उससे ही हम कहेंगे घोष या सघोष। जैसे
घा, ग, झनकार आएगा। आता है झनकार? उसी तरह ड्र, ध, ब, ये आपका झंकार आएगा। झंकीर्ति आया। झंकार आने का मतलब वायु आसानी से नहीं आ रहा है, कंपन हो रहा, मतलब घर्षण है, रुकावट है। अगर घर्षण ना हो, चिकनाहट हो तो आराम से निकल जाएगा। जैसे इसमें अगर आप कहोगे क के बारे में, क, आराम से, वह ख, झंकार। तो जैसे सभी स्वर, घोष में भी सभी स्वर, आपने ककाल में भी पढ़ा था अल्प प्राण, उसमें भी क्या देख रहे हैं? सभी स्वर। आप जोड़ा लगा के पढ़ेंगे, अल्प प्राण बराबर घोष, वहां पर भी सभी स्वर, यहां पर भी सभी स्वर। अल्प प्राण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण को डिलीट मार दीजिए, सब का सब क्या होगा? अल्प प्राण। यो, र, ल, व, ताला, वर्ष, मूर्धान, स, ह में 8 में से 4 गो पहले वाला को अल्प में डाल दीजिए और 4 गो को नीचे महा में डाल दीजिए। यहां पर भी देखिए, ये जो 4 है यो, र, ल, व, इसको कहां डाल दिए हैं? ऊपर। सारा स्वर को ऊपर। लेकिन अब यहां पर देखिए कौन कौन नंबर यहां पर आपको देखना जरूरी है। आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ग, घ, अंग, ज, य, ड, ढ, मूर्धन्य, द, ध, दंतन, ब, भ, म, यानी कि पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए। पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए। किसका? क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का। पहला दूसरा को छोड़ के जो भी वर्ण बचा वो सब कहां आएगा? घोष में। जबकि अल्प प्राण में क्या था? दूसरा और चौथा को छोड़ दीजिए तो क्या आएगा? अल्प प्राण। कितना इजी है। इनकी संख्या अगर आप गिन लो तो कितना होगा? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 4, 19 और एगो यहां पर क्या है? ह, 20। वहां से ह को क्या किया गया? हटा दिया, 20। और टोटल स्वर भी इसी के अंदर आता है, तो 20 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा? 31। बस आप यहां पर देख लो सर, अल्प प्राण आपने कितना पढ़ा? 30। और आपने घोष कितना पढ़ा? 31। अल्प प्राण का उल्टा भाई कौन है? महाप्राण। तो ये होगा 14। अब बताइए घोष का उल्टा कौन है? अघोष। तो आप बताएंगे ये कितना होगा? 13। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर टोटल होना ही चाहिए कितना? 44। आपके पास 44 ओरिजिनल वर्ण है। उधर जो 4 वर्ण है उसको ऐसे साइड से सटाया गया है, लेकिन पूरा खेला स्वर और व्यंजन पर ही होगा। वो दोनों एक्स्ट्रा खिलाड़ी होगा। जैसे क्रिकेट मैच में देखे होंगे आप लोग, खेलता 11 खिलाड़ी है लेकिन लिस्ट देना पड़ता है 15 खिलाड़ी का। अब बात करेंगे अघोष। जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती है, ये स्वर तंत्री कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप बोले त मिला ना, देखिए त दांत और जीवा मिला ना, प मिला, ओंठ मिला। अब बोलिए क, कहीं नहीं। क जिस समय बोल रहे हो गिट्टी घुसा देगा, सीधे हनन आ जाएगा। बोलेगा हा, गनगना के यहां अंदर जाइएगा। तो कहते नहीं मिलती है, जिससे वायु आसानी से बाहर आ जाता, आसानी से बाहर आ जाएगा। आप उसको क्या कहोगे? अघोष। तो अभी आपने पढ़ा अघोष की संख्या कितना है? 13। कौन सा होगा? तो सभी का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग प वर्ग का 1 नंबर और 2 नंबर को इसमें डाल दीजिए। साथ में योर और लव के बाद तालब और स, मूर्धन स, दंत स, इसको यहां पर रख दीजिए, आपको मिल जाएगा अघोष। और अघोष की संख्या कितनी? 13। कहीं किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टॉपिक है सर यहां संगम। आपसे कई बार आप एग्जाम में देखेंगे, कई एग्जाम में इसको पूछा गया है कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो बीच बीच में कहीं हम रुक जाते हैं हल्का सा कुछ समय के लिए, जो अल्प विराम लेते हैं, उस अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो उस अल्प विराम को कहते हैं हम क्या? संगम। डिफिनेशन भी पूछा गया है या डिफिनेशन को ही दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है। तो आपको घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर, व्यंजन ये सब तो मालूम है, लेकिन ऑप्शन में संगम देगा तो संगम के बारे में आप सोचिएगा भी नहीं। जैसे हम कोई बात बोलते हैं वहां पर रुक जाते हैं। राम और सीता ने यह काम किया होगा, ये रुक रहे ना, प्रत्येक शब्द के बाद लगभग आप रुकते हैं। सोहन और मोहन ने उसे गाली दी होगी। ये जो अल्प रुके, इसी को आप क्या कहते हैं? संगम। तो डिफिनेशन दे देगा इस प्रकार से कि उच्चारण के मध्य अल्पकालिक मौन अवस्था या विराम को कहते हैं। ऑप्शन में लिखा होगा घोष, अघोष, महाप्राण, संगम। आप मार के आइएगा सर संगम, यही तो है हमारा संगम, मिलन। अब जो मेन चीज है, जहां से प्रश्न रहना ही रहना है, काट नहीं सकता है, एकदम छप गया है, इससे एक प्रश्न कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बिहार बोर्ड वालों की मर्जी। उच्चारण। तो उच्चारण स्थान पहले जान लीजिए आपके पास है कौन कौन। एक है कंठ, दूसरा है तालु। कंठ किसको कहेंगे? यहां सीधे जो निकलेगा कंठ। तालु किसको कहेंगे? तो तालु जो मुंह का जो छत है, हल्लक, इसमें अगर सटता है, इसमें अगर सटता है हल्का भी, उस स्पर्श के कारण यदि कोई वर्ण का उच्चारण होगा तो वो होगा क्या? तालु। मूर्धा। मूर्धा किसको कहेंगे? आपका जीवा जो है, जीवा ये अंदर जाके टर्न मारेगा। आपने गोहमन को ऐसे देखा होगा, आपका जीवा गोहमन का उल्टा हो जाएगा, ऐसे मारेगा। जैसे आप बोलेगा टा, जीवा आपका ठो ठो, जीवा आपका मुड़ेगा। जब ये मुड़ेगा तो आप इसको क्या कहोगे? मूर्धा। दंत। दंत तो सब भी जानते हैं, दांत। जब भी दांत दबेगा वो हो गया दंत। ओष्ठ। आहा, ओष्ठ कौन नहीं जानता? लड़कियां तो सबसे ज्यादा, आधा से ज्यादा चीज तो यही है उसका। कंठ, तालु। कंठ के साथ साथ क्या? तालु। कंठ भी होगा और साथ ही साथ, कंठ से तो निकलेगा, साथ ही साथ यहां भी स्पर्श करना चाहिए। तो स्पर्श कौन करेगा? आप कहोगे सर स्पर्श कौन करेगा? तो स्पर्श जीवे ने करेगा, और कोई है तो अपना हाथ को स्पर्श कराना और जीवा करेगा। आगे आइए, कंठोष्ठ। कंठ के साथ, कंठ से निकलेगा, ओष्ठ के द्वारा ये बाहर आएगा। कंठ, ओष्ठ। जैसे आप बोलेगा ओ, जैसे आप बोलेगा आ, तो ये होगा सीधा कंठ, आ, ये खुला आ रहा है। अब उसी बोलेगा ओ, देखिए मुंह सुअर जैसा बनेगा, ओ ओ ओ। तो जब तक आपका ओठ घूमेगा नहीं तब तक आपका कंठ ओष्ठ हुआ नहीं। अब आप कहोगे दंतोष्ठ, दांत। ओष्ठ में क्या आना चाहिए? दांत। जैसे वाह 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 आया। अब अगर आप बात करेंगे नासिका, तो नासिका तो बाबू हिमेश रेशमिया का फेवरेट है। हिमेश रेशमिया अधिकतर गाना नाक से ही गाता है। मतलब आप कहोगे नासिका, एकदम नाक से। आप कभी बोले हैं अंगा मां? जब आप नाक से बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा? नासिका। तो देखिए, अब एक तरफ से आपको तो हमने परिचय करवा दिया कि आपके अंदर जो स्वर तंत्र है वो कौन कौन है, और आप कैसे समझिएगा कि मूर्धा। क्या कह रहे? मूर्धा। मूर्धा मतलब क्या सर? जीवा अंदर थोड़ा सा घूमेगा, हो गया। जैसा आपने गाना सुना है, क्या गाना सुना?
क्या गाना सुना? जीवा उल्टा और सीटी बजाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 इडियट का गाना कंठ। पहला चलते हैं कंठ। निश्चित तौर पर कंठ मतलब मुंह खाली खुला रहेगा। मुंह खुला रहेगा, कोई भी अंग या स्वर तंत्री आपस में कुछ भी नहीं करेगा, अंदर से हवा निकलेगा, उसी हवा द्वारा आवाज निकलेगा। जैसे आप बोलेगा ओ आ क वर्ग का सब, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, कुछ भी सट रहा है, सीधा अ आ ख ख ग अंग। आपसे अगर पूछेगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप याद ना कीजिएगा, एग्जाम हॉल में बोलिएगा क ओ कंठ सर, ऑप्शन कंठ। मास्टर कह क्या बारे, बोला सर पिसाब नहीं, प्यास लगा, पानी दीजिए। आप कहोगे पिसाब, तो बोलेगा यहाँ का, उधर जाओ। अब आइए तालु। तो तालु को हमने क्या कहा, कि जीवा, ये जीवा छत पर, छत का, इसी छत को कहा जाता है तालु, इस पे स्पर्श करेगा। तो जैसे आप देखो ई, आप बोलोगे ई छटेगा, च आराम से धीरे से च छ ज झ, ये सटेगा। आप बोलिएगा चो बोलोगे, जैसे बोलोगे आप देखोगे सटेगा, जैसे सटेगा आप समझ लोगे सर दिस इज तालु। कहीं नहीं जाना, रटने की आवश्यकता है नहीं। अब आप आओगे मूर्धा, तो निश्चित तौर पर मूर्धा होगा तो जीवा टर्न मारेगा, घूमेगा। समझ लो कुछ देर के लिए तुम्हारा भी जीवा बनेगा गोहमन का उल्टा फोहमन। जैसे ट वर्ग, टा देखो जीवा घुमा, ट ठ ड ढ, जीवा घूमता। बोल के देखना, जैसे आप जाओगे कहीं पर भी रास्ते में, ओ याद करना ट ठ ड ढ मूर्धा। री, उसके बाद र, ये हुआ आपका मूर्धन्य स्वर। नाम से पता चलता मूर्धन, कौन चीज है मूर्धन, तो नाम से पता चलता है मूर्धा द्वारा यह स्वर निकलेगा, मूर्धन्य स्वर। अब आइए दंत, दांत धसाइए, वर्ण पाइए। तो देखिए तो वर्ग ता, दांत धसाइए, ता था ता धा न, ता था द ध दंतना, ता था द ध दंतना, ये दांत धसेगा। उसके बाद ला 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 ला, गाना सुनता है ला 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 ला, ये ला। और उसके बाद ये आपका हुआ दंत से। अब आइए ओष्ठ, ओष्ठ सुअर, लिपस्टिक। अब आप इसको बनाओगे तो ओष्ठ में आएगा, देखिए नाम से पता चलता पूरा का पूरा प वर्ग। जब आप बोलिएगा इस वर्ण को, आपका ओष्ठ कला दिखाएगा। प पहले, फ ब भ म। जैसे लड़की सबको देखना, महिला सब लिपस्टिक लगा लेगा, उसके बाद ऐसे करेगा, थोड़ा अंदर से आवाज दे दोगे तो वहीं पर उस समय तुम लोग कर सकते हो। आराम से बोला पा फा बा बा, क्या कर रहे हो जी, याद कर रहे हैं। कौन सी, प वर्ग, कहां से, ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है। इतना सुंदर चीज है। इसके बाद ऊ, हर्षहू, इसको ऊ ओष्ठ, बिना ओष्ठ का होने वाला तो पूरी तरह सट जा। समझ लो, ये बड़ा वाला ओष्ठ, बड़ा वाला कंठ ओष्ठ अगर लोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, जैसे ओ, ये बात सुअर, सुअर का डिजाइन, ओ मतलब कंठ ओष्ठ। अब थोड़ा सा छोटा कर दो, ऊ, सुअर का बच्चा, ऐसा समझ लो। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ का। वाह 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 वाह, दांत कहां सट रहा आपका, ओष्ठ में। और नासिका तो आप जान रहे हैं, नाक से अंगा, मूर्धन, ये नौ का अर्थ हुआ अनुस्वार से। जैसे बोलेगा अंगना, पंचम,
तो अंशवर जितना भी आता, अंशवर का अर्थ भी 9 ही होता है, तो अंशवर जितना भी आएगा वो कहाँ से निकलेगा? नाक से। मौ भी कहाँ से आएगा? नाक से। ये हो गया आपका नासिका। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है सर, आप दन दना के बना दोगे।